Good morning, students. Students, in your history book, our past second, there are 10 chapters in history book. First chapter is terracing changes through 1,000 years. Second chapter is new kings and kingdoms. Third chapter is the Delhi Sultans. Fourth chapter is the Mughal Empire. Mughal Empire. Fifth chapter is rulers and buildings. Sixth chapter is towns, traders and crafts persons. Seventh is tribes, nomads and settled communities. Eighth chapter is devotional paths to the divine. Ninth chapter is the making of regional cultures. And the last chapter is 18th century political formations. These are 10 chapters. Today I will explain history chapter New Kings and Kingdoms. We will learn about different topics which includes the emergence of new dynasties, administration in the kingdoms, prasastis and land grants, warfare for wealth from Urur to Tanjavur. First topic is the emergence of new dynasties. किस तरह से न्यू डायनेस्टी जो थी वो अमर्ज हुई थी. In map, many new dynasties emerged after the 17th century. Map first show the major ruling dynasties in the different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. 7th और 12th सेंचुरी में कई सारी डायनेस्टीज एमर्ज हुई थी जिसमें एरिए हैं ये जो शो कर रखे हैं इसमें, जैसे पाल्स, राजकुटराज, चाहमान्स, गुर्जारा प्रतिहाराज, चंदेल्स, परमार्स एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसी डायनेस्टीज थी जो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में एमर्ज हुई थी. द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, जो नई नई डायनेस्टीज एमर्ज हुई थी वो किस तरह से एमर्ज हुई थी. बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चिफ्स इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. उस टाइम पे क्या होता था कि मान लो एक एक किंगडम है, एक ये बड़ा सा किंगडम है और पूरा का पूरा जो किंगडम है ये एक किंग की हेल्प से ही चलता था.
और किंग इतने बड़े एम्पायर को, इतने बड़े साम्राज्य को, इतनी बड़ी डायनेस्टी को नहीं संभाल पाते थे, इसलिए कुछ लैंडलॉर्ड्स और कुछ वॉरियर्स किंग छोड़ देता था कि इस एरिया को आप संभालोगे, इस एरिया को आप संभालोगे। कई बार क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे और जो वॉरियर चीफ्स जो होते थे वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो राजा से भी इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे और अपनी अलग से नई डायनेस्टीज बना लेते थे। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ था। कुछ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट और समनातास। उनको जो किंग होता था उसके कुछ सबॉर्डिनेट होते थे, कुछ सामंत्स होते थे जो इन रूपों में मान्यता लेते थे, लेकिन दोनों ही एक किंग के नीचे काम करते थे, किंग के ही साम्राज्य में काम करते थे। दे वर एक्सपेक्ट टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स एंड ओवरलॉर्ड्स। उनसे आशाएं की जाती थी कि वो अपने किंग को कुछ गिफ्ट दें, कुछ प्रेजेंट करें उनको, देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट। और जब भी किंग को ज़रूरत पड़ती थी तो ये दोनों ही अपनी मिलिट्री सपोर्ट भी ये देते थे किंग को। एज सामंत्स गेन पावर एंड वेल्थ। कई बार सामंत जो थे ये वेल्थ और पावर दोनों हासिल कर लेते थे। दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंताज और महामंडलेश्वर। जब ये इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे अब तो कई बार अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर के नाम से जानते थे। द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रीजन एंड सो ऑन समटाइम दे asserted their independence from their overlords। कई बार कभी कभी ये अपना जो स्वामी होता था, अपना जो किंग होता था, उससे इंडिपेंडेंट होने के लिए भी असर्ट करते थे, अपने आप को स्वतंत्र मान लेते थे ये कि हम किंग के अंडर में शासन नहीं करेंगे। One such instance was that of द राजपूतास इन द डेक्कन। इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, जैसे डेक्कन जो एरिया था उसमें राजपूतास थे। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ द कर्नाटक। हालांकि ये कर्नाटक के जो चालुक्याज थे उनके ही सबॉर्डिनेट थे, उन्हीं के ही अंडर में ये राष्ट्रकूटाज काम करते थे। इन द मिड 8th century दंती दुर्गा ए राष्ट्रकूटा चीफ overthrew his Chalukyas overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा, और इसका मतलब था गोल्डन वॉर्म। जब मिड 8th century थी उस टाइम पे दंती दुर्गा कौन था? राष्ट्रकूटा का ही एक चीफ था। उन्होंने चालुक्याज जो थे, चालुक्य राजाओं के अधीन वो काम करते थे, और राष्ट्रकूटा का एक राजा था जिसका नाम था दंती दुर्गा। वो अपने चालुक्यों का जो किंग था उनकी अधीनता से उन्होंने मना कर दिया था कि हम उनके अंडर में काम नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसे हरा के और एक रिचुअल परफॉर्म की, जिस रिचुअल परफॉर्म का नाम था हिरण्यगर्भा, और उसका मतलब था गोल्डन वॉर्म। व्हेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद ए हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। बल्कि ये जो रिचुअल थी, ये जो रीति रिवाज थे पूजा पद्धति वाले, ये ब्राह्मण्स की हेल्प से ही परफॉर्म किए जाते थे। इट वॉज थ्रू टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइसर एज द क्षत्रियाज इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। ये रिचुअल करने से जो भी आदमी क्षत्रिय नहीं होता था या क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं होता था वो भी क्षत्रिय बन जाता था,
ऐसा कहा जाता था। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayur Sarman and the Gurjara Partihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in the Karnataka and Rajasthan respectively. कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने अपने किंगडम को कार्व आउट करने के लिए मिलिट्री स्किल्स का सपोर्ट लिया था। इसी तरह से जैसे कदम्बा मयूर शर्मन जो थे, गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र कुछ ऐसे ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ के, अपनी पूजा पद्धति को छोड़ के और हथियार उठा लिए थे और क्षत्रियों का काम करने लग गए थे। किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान, और कर्नाटक में और राजस्थान में अपने किंगडम्स इन्होंने सेटअप कर लिए थे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। किंगडम्स में शासन। Many of these new kings adopted house-sounded titles such as Maharaja Adhiraj, Great King, or Lord of the Kings, Tribhuvan Chakravartin, Lord of Three Words, and so on. However, in spite of such claims, इसी तरह से कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने हाई साउंडेड टाइटल्स को ग्रहण कर लिया था, जैसे महाराजा अधीराज जिसका मतलब था ग्रेट किंग, और लॉर्ड्स ऑफ द किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये दोनों ऐसी कुछ पोस्ट थी, महाराजा अधीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। अपने आप को ही इन राजाओं ने ऐसी अपनी पोस्ट दे दी थी। They often shared power with their samanatas as well as with associations of peasants, traders and brahmins. कुछ ऐसे समानताज होते थे जो पीजेंट से, ट्रेडर्स से और ब्राह्मण से अपनी पावर को शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसियन, हु वर ऑफन persuaded or compelled to the surrendered part of what they produced. कई बार पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, इनसे भी प्रोड्यूस जो रिसोर्सेज जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे, इनसे भी रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता था, और कई बार इनसे ज़बरदस्ती भी ये चीज़ें, संसाधन जो थे, जो रिसोर्सेज जो थे, कई बार इनसे ज़बरदस्ती भी लिए जाते थे। Sometimes they were claimed as the rent due to the lord who asserted that he owned the land. Revenue was called collected from the traders. कई बार जो ट्रेडर्स जो होते थे उनसे भी रेवेन्यू लिया जाता था एज ए रेंट पे। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and fort. कई बार इन रिसोर्सेज का यूज किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स के लिए करता था और फोर्ट के लिए भी करता था। बड़े बड़े किले बनवाने के लिए, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने के लिए भी उन रिसोर्सेज का यूज किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर विद वर इन टर्न एक्सेप्टेड लीड टू एक्विजिशन ऑफ द वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एसेस टू लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट। कई बार जो रास्ते में जो प्लंडर होता था, प्लंडर मतलब जो लूट का जो सामान होता था, उसको वॉर के लिए भी वो यूज करते थे, और कई बार उस धन का खर्च वो कुछ अच्छे कामों में भी, जैसे वेल बनवाना, रोड बनवाना, इस तरह के कामों में भी करते थे। द फंक्शनरीज ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटी। This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. कई बार जो रिसोर्सेज होते थे, जो रेवेन्यू होता था, उनको कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस फैमिलीज होती थी, जो प्रभावशाली फैमिलीज होती थी, उन्हीं को ही रिक्रूट किया जाता था। और ये पोस्ट जो थी ये हेरिडिटिकल होती थी।
कई बार आर्मी के बल पे भी इन चीज़ों जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट किया जाता था, और बहुत सारे केसेस में जो किंग के क्लोज रिलेटिव जो होते थे उन्हीं को ही इन बड़ी बड़ी पोस्ट पे रखा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन्स डिटेल्स दैट may not be literary true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by the learned Brahmins who occasionally helped in the administration. कई बार ये प्रशस्तीज जो होती थी ये सही नहीं भी होती थी, लेकिन जो रूलर थे वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, वैलियंट एक अच्छा योद्धा दिखाने के लिए, एक सूरवीर दिखाने के लिए उसका यूज करते थे। दीज वर कंपोज्ड बाय द लर्न ब्राह्मण्स, और जो बड़े बड़े विद्वान जो ब्राह्मण होते थे वो इनको तैयार करते थे, उनको ये दी भी जाती थी, और ये जो लर्न ब्राह्मण्स होते थे ये अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करते थे। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। किंग जो था वो ब्राह्मण्स को हमेशा लैंड ग्रांट में देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट, और ये सारी चीज़ें कॉपर की प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड की जाती थी। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, और जो भूमि लेने वाले थे उनको ये चीज़ें दी जाती थी, और इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी स्टैंप लगी होती थी। दीज आर प्रशस्तीज। जैसे आजकल प्रॉपर्टी की कागज़ होते हैं उसी तरह से उस टाइम पे ये कुछ कॉपर की प्लेट्स होती थी जो उस टाइम पे दी जाती थी ब्राह्मण्स को।